नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। आरएसएस ने एक नया शिगुफा छोड़ा है। ऋग्वेद काल की महिला सशक्त थीं और मुस्लिम शासकों के भारत में आने के बाद से महिलाओं की स्थिति खराब होनी शुरू हो गई। आरएसएस के इस बयान ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। ऐसे में 5 की पंचायत में आज हम बात करेंगे कि क्या मुस्लिम राजाओं के आने के बाद महिलाओं की स्थिति खराब हुई और महिलाओं को हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहा है संघ। लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। 21वीं सदी में जब महिलाएं स्वतंत्र हैं, हर बुलंदी को छू रही हैं, सशक्त हैं, लेकिन आरएसएस ने महिलाओं को लेकर दिया है एक ऐसा बयान जिसको लेकर विवाद खड़ा हो गया है। संघ को लगता है कि ऋग्वेद की महिलाएं ज्यादा सशक्त थीं। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसके आगे संघ ने महिलाओं की बदतर हालत के लिए इस्लाम और मुस्लिम राजाओं को जिम्मेदार ठहराकर बवाल मचा दिया। ऋग्वेद काल में महिलाएं सशक्त थीं, लेकिन जब से मुस्लिम राजा भारत में आए, महिलाओं की स्थिति खराब हुई। इस्लाम में महिलाओं को जीव नहीं बल्कि भोग विलास की वस्तु माना गया। आरएसएस के मुताबिक 10वीं शताब्दी तक महिलाओं की स्थिति अच्छी रही, लेकिन मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी के आने के बाद से पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी बुराइयों से समाज घिर गया। अब महिलाओं की इसी स्थिति पर आरएसएस मैसूर में सेमिनार कराने वाला है। ये सेमिनार आरएसएस का संगठन अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना करवा रहा है। सेमिनार में महिलाओं की स्थिति पर इतिहासकार रिसर्च पेपर रखेंगे। ऋग्वेद काल से लेकर वर्तमान तक महिलाओं की स्थिति पर चर्चा होगी। करीब 1200 इतिहासकार सेमिनार में हिस्सा लेंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटी के 22 वाइस चांसलर रहेंगे। 800 रिसर्च पेपर के बाद रिजोल्यूशन पास होगा। हालांकि संघ का दावा है कि ये सेमिनार महिला पुरुष का भेद खत्म करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कहीं न कहीं इस्लाम को महिलाओं की स्थिति का जिम्मेदार ठहराकर समाज को बांटने की कोशिश भी कर रहा है संघ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। तो हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए विजय शंकर तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं। मौलाना मकसूद उल हसन कासमी साहब हैं, आप चेयरमैन हैं ऑल इंडिया इमाम काउंसिल के। हमारे साथ पीके सचदेवा साहब मौजूद हैं, आप इतिहासकार हैं। और साथ ही प्रोफेसर SZH जाफरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, आप भी इतिहासकार हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और पहला सवाल विजय शंकर तिवारी जी मेरा आप ही से है, चूंकि आरएसएस की अनुसांगरिक संगठन जो है उसमें वीएचपी भी है। क्या आखिर इसका आधार है, किस आधार पर यह बात आप कह रहे हैं कि ऋग्वेद काल में महिलाएं सबसे ज्यादा सशक्त थीं? अखिलेश जी, जिस काल में जब चर्चा की जाती है तो उस समय उस काल के साहित्य का आधार लिया जाता है। उस साहित्य में क्या लिखा है उसके आधार पर कोई भी चर्चा करता है, कोई भी आकलन करता है। अगर हम आज पूज्य सरसंघ चालक जी ने कोई बयान दिया है, कोई बात कही है, तो स्वाभाविक रूप से उस काल में एक वेद का नाम आया है, मनुस्मृति है। तो ये दोनों जो संदर्भ ग्रंथ हैं उनके आधार पर आप आकलन कर सकते हैं कि उस काल पर भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी। तो मैं मनुस्मृति की बात करता हूं। मनुस्मृति में महिलाओं के लिए कहा गया है कि जो महिलाएं, जिस परिवार में महिलाएं सुखी होती हैं, संपन्न होती हैं और उनका स्वातंत्र बरकरार होता है, उस समाज में स्वाभाविक रूप से संपन्नता और समृद्धि और सुखी जीवन लोग व्यतीत करते हैं। और जहां पर कष्ट पाती हैं महिलाएं, जिस समाज में, जिस परिवार में कष्ट पाती हैं, स्वाभाविक रूप से वहां विपन्नता आती है। तो एक ये जो केवल एक छोटा सा वाक्य है, ये उस काल की परिस्थिति हमारे सामने बयान करता है कि महिलाओं को किस दृष्टि से देखते थे। कि महिलाएं देखते तो थे उस दृष्टि से, लेकिन क्या वो जमीनी हकीकत ऐसी थी, इस पर हम बात करें उससे पहले जरा दर्शकों के सामने अपना सवाल रखते हैं। आज कार्यक्रम में हमने जो पहला सवाल रखा है, 5 की पंचायत में आज देखिए, क्या मुस्लिम राजाओं के आने के बाद महिलाओं की स्थिति देश में खराब हुई? मौलाना कासमी आप ही से समझना चाहूंगा, ये जो कहा गया आरएसएस की तरफ से ये बात कही गई कि मुस्लिम शासकों के आने के बाद से महिलाओं की स्थिति खराब हुई है हिंदुस्तान में, क्या आप इससे मुतमईन हैं, इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि सर आरएसएस सरसंघ चालक ने जो बयान दिया है, ये एक सुनियोजित प्रिप्लान वे में जब से सरकार आई है, रोज के रोज एक नया नया इश्यू ला रहे हैं और बेवजह का, जिससे देश को उलझाए रखने का इनका मकसद है। और जो रियल इश्यूज हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, जो वादे किए थे, जो पैसे लाने के, जो काले धन के, वो सबको, उससे लोगों की तवज्जो
हटाने का एक ये प्रयास है, एक तरीका है जो ये बार बार कर रहे हैं। एक बार एक, कल गवर्नर साहब ने कह दिया, उस दिन कुछ ने कह दिया, कुछ ने कुछ कह दिया। ये इस तरह एक इसमें कामयाब लग रहे हैं, ये लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं। दूसरी बात, जहां तक मुस्लिम महिलाओं की या महिलाओं की स्थिति और उनकी हालत का सवाल है कि देश में इनके, ये बिल्कुल निराधार है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। अगर मुस्लिम जो राजाओं ने या इस देश में राज किया, सबसे पहली बात तो ये कि वो कोई इस्लामिक स्टेट नहीं रहे हैं, वो इस्लामिक हुकूमत नहीं रही है। उन्होंने अपने हिसाब से देश को चलाया है और हिंदू मुस्लिम सबको इकट्ठा करके एक साथ रख करके, अकबर की मिसाल है, वो हिंदू मुस्लिम आपस में शादी करते थे। उसको क्यों भूल जाते हैं विजय शंकर तिवारी, जिस और इशारा कर रहे हैं कासमी साहब, सहूलियत के मुताबिक ये कह देना। लेकिन मैं एक बात पीछे कोई हिडन एजेंडा है। मैं एक बार और कह दूं, देखिए, लेकिन देश में अब, हमारे देश में औरतों की हालत अब ज्यादा खराब है। इस देश में औरतों को अब बच्ची पेट में ही अगर है तो उसको मारा जा रहा है। आप ये कह रहे हैं कि 20वीं सदी में और खराब स्थिति, और ज्यादा खराब हो रही है। उस पर आऊंगा, लेकिन पहले सर आपके पास आता हूं। काजमी साहब ने बात कही, काजमी साहब ने तो एक तो पहले मूलतः बिल्कुल सिद्धांततः ही बात गलत ढंग से रखनी शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि वो भाजपा की सरकार आ गई और वो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, इसलिए संघ विषय। देखो, संघ का अपना काम है, संघ का व्यक्ति निर्माण का काम है, संघ का काम सरकार चलाना नहीं। इससे क्या निर्माण होगा? सरकार के सरपरस्त है। किससे? यही जो आप कह रहे हैं कि नहीं, महिलाओं की स्थिति ऋग्वेद में अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी, मुस्लिम शासकों के आने के बाद महिलाओं की स्थिति खराब हुई। अगले ये बातें क्यों आप बताना चाह रहे हैं? क्या सती करना है? ये कौन सी काजमी साहब, मैं उदाहरण देता हूँ, औरतों को जलाया जाना अपने शोहर के साथ, ये कहा है। प्रमाण तो सुन लीजिए भाई साहब, कि आप, जब मैंने कहा जिस काल में आप किसी चीज का आकलन करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से आज तक इतिहासकार जी बैठे हैं हमारे सरदेवा जी, वो कह सकते हैं उस समय की, हम साहित्य को देखते हैं, उस समय का साहित्य क्या है? ऋग्वेद है। उस समय का साहित्य क्या है? अथर्ववेद है। तो 18वां मंडल जो है वो ऋग्वेद का, और अथर्ववेद का 18वां मंडल और ऋग्वेद का 10वां मंडल, दोनों में एक बात कही गई है कि भारत में जो महिलाएं अगर विधवा हो जाती थी, मतलब कोई किसी का पति बाहर चला गया, तो उस महिला को यहां रह करके शिल्प कला के माध्यम से अपना गुजारा करना चाहिए। और एक बात और कही उन्होंने, अगर विधवा हो गई है, बड़ी अच्छी बात, अगर विधवा हो गई है, बहुत अच्छी बात है, दूसरी शादी करने का उसको अधिकार है। इतनी स्वतंत्रता, ये बताइए सती कहाँ से आया? सती कहाँ से आया? सचदेवा साहब अपने शोहर के साथ सचदेवा साहब, जलाने वाली बात कहाँ से सही आई? है? ये भी किसी वेद में थी या नहीं थी? आज का मुद्दा है कि क्या प्राचीन भारत में स्त्रियों की दशा मध्यकालीन भारत से बेहतर थी या आधुनिक भारत से बेहतर थी? तो मैं कुछ बेसिक फैक्ट्स रखूंगा। मैं किसी पॉलिटिकल बिरादरी से नहीं हूं, इसलिए मैं इतिहासकार के रूप में अपनी बात रखना चाहूंगा। हम प्राचीन भारत को दो हिस्सों में बांटे, एक वैदिक सिविलाइजेशन, एक लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन जिसकी एक तस्वीर हमें ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में मिलती है, उसमें निसंदेह स्त्रियों का बड़ा उच्च स्थान था। यह वो समय था जब कालिंदी, जब गार्गी, जब मैत्रेयी जैसी स्त्रियों ने साहित्य रचनाएं की, जिन्हें समाज में इज्जत की दृष्टि से देखा जाता था। और यहां तक के जो बाद में साहित्य लिखा गया, आप देखिए भगवती चरण वर्मा का चित्रलेखा जो है, चित्रलेखा एक वैश्या होने के बावजूद समाज में कितना ऊंचा स्थान रखती थी। आप आम्रपाली को देख लीजिए। लेकिन ये स्थिति जो स्त्रियों को सर्वोच्च स्थान पर बैठाने की वैदिक काल में हुई, उसमें एक गुणात्मक परिवर्तन लेटर पीरियड में आया, प्राचीन भारत में ही आया, जिसमें कुछ कुरीतियां जन्म ली। उस काल में जब एपिक बेस्ड सिविलाइजेशन है, हम वेदास से एपिक्स पर आ जाए, रामायण महाभारत पर, तो हमें मिलता है सती प्रथा भी आ गई है। हमें ऐसी कई और कुरीतियां मिलती हैं जिनसे स्त्रियों की स्थिति वास्तव में समाज में बहुत कमजोर पड़ी। मुस्लिम शासक तो नहीं थे, मुझे अपनी बात साहब, लेकिन उस वक्त मुस्लिम शासक तो नहीं थे। एक मिनट, मैं उस पर भी आऊंगा। इस पर तीन अथॉरिटीज ने बहुत बड़ा काम किया है। एक है लिबरल ट्रेडिशन के एल बाशम, यूरोपियन, एक है आरसी मजुमदार, भारतीय विद्या भवन के, और एक है रोमिला थापर, एक लेफ्ट, एक राइट और एक लिबरल। इन तीनों ने यह स्वीकार किया है। यह बड़ी अजीब बात है कि एक्सट्रीम विंग्स को बिलोंग करने के बावजूद ये तीनों मानते हैं कि प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति बहुत बेहतर थी और मध्यकालीन भारत में नहीं थी। उसका एक उदाहरण बड़ा ये भी है कि भारत के इतिहास की एकमात्र स्त्री जो राजगद्दी पर बैठी वो थी रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना को अपने ही समाज ने क्यों ठुकरा दिया था? सिर्फ इसलिए कि वो एक स्त्री थी, पूरी योग्यता के बावजूद।
यद्यपि एक ही एग्जाम्पल पूरी हिस्ट्री में हमारी मिलती है जबकि दिल्ली की गद्दी पर एक औरत बैठी हो, लेकिन वो कैसे उसने शासन किया और किस तरह की प्रॉब्लम उसको आई। मैं इसमें सर सैयद अहमद खान को लाना चाहूंगा इस डिबेट में। सर सैयद अहमद खान ने जितना काम मुस्लिम समुदाय के लिए किया उतना किसी और ने नहीं किया। सर सैयद अहमद 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सर्विस में थे, उसके बाद वो स्वतंत्र होकर अपनी लेखनी करते रहे। ये वो व्यक्ति है जिसने एक के बाद एक कई महान साहित्य की रचना की, हालांकि वो सारी उर्दू में थी, उसकी रीच बहुत लिमिटेड थी। इनकी 3 पुस्तकों का मैं उल्लेख करता हूं। एक जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सनादीद, जिसका अर्थ है याद रहे, दूसरी निसा, स्त्रियां, और तीसरी एक उन्होंने पत्रिका, एक छोटी किताब लिखी कि किस प्रकार मुस्लिम समुदाय की स्त्रियां अपने पिता के साथ मायके में, अपने भाई के साथ जो बाहर काम करता हो या अपने पति के साथ जो फौज में गया हो या बाहर गया हो, कैसे व्यवहार करे जब तक उनको लिखना पढ़ना ना आए। और उनको बहुत शिकायत अपने ही मुगल कालीन शासकों से रही, उससे पहले रही। चलिए ठीक है कि कई 100 वर्षों तक स्त्रियों की एजुकेशन निगलेक्ट की गई मध्य भारत में। उनको घर के अंदर बिल्कुल जकड़ दिया गया। अगर आप मुझे एक बार फिर और इस डिबेट में बोलने का 2 मिनट का समय देंगे, मैं आऊंगा तो मैं बहुत सारे इश्यूज और मैं आऊंगा आपके पास। प्रोफेसर जाफरी का भी हम रुख कर लेते हैं, आप भी इतिहासकार हैं। प्रोफेसर जाफरी जो बातें यहां पर कह रहे हैं प्रोफेसर सचदेवा, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरी बात ये, आखिर इस तथ्य का क्या मतलब है जो आरएसएस की तरफ से बात कही जा रही है कि ऋग्वेद काल में तो महिलाओं की बहुत अच्छी स्थिति थी, लेकिन जब मुस्लिम शासक आने शुरू हुए तब से महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई है? देखिए, ये बात मैं हर आरएसएस की बात का रिस्पॉन्ड करना हमारा काम नहीं है, ना उसको रिस्पेक्टेबिलिटी देना काम है। लेकिन अब कोई भी मसला कोई बात कहे तो उसको हम रिस्पॉन्ड करते रहें। लेकिन ये कहना कि साहब मुस्लिम काल के शुरू होने के बाद, तो मुस्लिम काल जो है भारत में कई जगह देखा जाएगा। हम पहले देखेंगे कि सिंध, उच्च, मुल्तान और थट्टा, जहां पर 7वीं शताब्दी में अरब रूल आ गए था। हम देखेंगे मापर रीजन जो केरला का रीजन है, साउथ इंडिया का, जहां पर 7वीं सदी में आ गए थे। अब सवाल यह है कि आर एस त्रिपाठी ने जो उसके एंशिएंट इंडिया के प्रोफेसर हैं, उन्होंने 10वीं शताब्दी में कन्नौज में के उसमें मुस्लिम बस्तियों का जिक्र किया है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इन मुस्लिम बस्तियों में इनको बाकायदा अधिकार दिए थे हिंदू राजाओं ने। उन्होंने अपनी बस्तियां वहां आबाद कर ली थी, उन्होंने वहां पर अपना सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कायम कर लिया था, जुडिशरी का। और ये भी उन्होंने लिखा है कि इसमें जो हुनरमंद हैं उनसे जो हिंदू जनता थी वो भी अपने डिस्प्यूट को तय करवाती थी। अच्छा। तो अब सवाल ये है कि जो हमारे पास इतने साक्ष्य मौजूद हैं, तो अब ये सिर्फ आरएसएस कह दे तो हम उस पर रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दें? तो देखिए, ऐसा है, एक ये भारत जो है वो कंपोजिट कल्चर का देश है। यहाँ पर हमेशा से टॉलरेंस रही है, एक दूसरे को उन्होंने एडजस्ट किया है, एकोमोडेट किया है। अब ये एजेंडा चेंज करना चाहते हैं इस बात का। सवाल यह है कि वीरावल की जो पहली मस्जिद का इंस्क्रिप्शन है, वो किसी एक हिंदू राजा ने बनवाया है अपने मुसलमान जनता के लिए, अपने मुसलमानों के जो ट्रेडर्स के लिए। तो अब ये इस सहिष्णुता के खिलाफ ही जो हम मनुस्मृति पर अगर गौर करें, बेसिक एतराज उससे है। मनुस्मृति का भी प्रोफेसर जाफरी यहाँ जिक्र किया गया है कि उसमें भी बड़ी अच्छी बात बताई गई महिलाओं को लेकर कि उनकी स्थिति अच्छी थी। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, मैंने मनुस्मृति का अध्ययन तो ओरिजिनल में तो किया नहीं है, मैंने जो किया है ओरिजिनल उसके जो रेफरेंसेस देखे हैं। तो मनुस्मृति में स्त्रियों को स्त्री धन के अलावा क्या कोई अधिकार था? क्या वो प्रॉपर्टी को ओन कर सकती थी? क्या वो लीगल पर्सन थी? क्या वो प्रॉपर्टी को बेच सकती थी या सेल कर सकती थी? ये मुझे शायद ऐसा कोई इसका विवरण नहीं है। ऐसा था विजय शंकर तिवारी जिस आधार पे आप कह रहे हैं देता है, लेकिन कोई एज ए लीगल पर्सन जो है वीमेन नहीं उसमें मुझे नजर आती है। अच्छा, आपको प्रोफेसर सचदेवा जवाब दें। और जितने भी मध्य प्रदेश से इतिहास का एक प्रश्न पूछा है जो इनको एंकर की बजाय मेरे से उसका जवाब लेना चाहिए। इन्होंने ये पूछा है कि क्या प्राचीन भारत में स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार था या नहीं, या इस तरह की बातें पूछी हैं। आज का जो हिंदू लॉ है, हिंदू कोड है, उसमें स्त्रियों को पूरी रूप से बराबरी का हिस्सा दिया गया है, जायदाद में, संपत्ति में, हर चीज में। और ये पूरे का पूरा प्राचीन भारत के साहित्य में से लिया गया है, मनु में से भी लिया गया और साहित्यों में से भी लिया गया है। तो इसमें कदापि कोई गुंजाइश ही नहीं है सोचने की कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को बराबरी का दर्जा नहीं था।
वैदिक काल में बिल्कुल बराबरी का दर्जा था, बल्कि ऐसे उल्लेख आते हैं कई ऐसी सोसाइटीज वैदिक काल के हमारे सामने हैं जिसमें स्त्रियां पुरुषों से ऊपर थी। नहीं, अगर ऐसा था सर उस जमाने से, जैसा कि आप बता रहे हैं, आज भी जो शुद्ध हिंदू है, आदिवासी, वहाँ मैटरनल सोसाइटी। आज ये स्थिति क्यों बन गई? आज महिलाओं की इतनी बदतर स्थिति क्यों हो गई? अखिलेश जी, एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है एक तथ्य से बहुत सारी चीजें हल होती हैं। विधवा विवाह आज की परिस्थिति में आपको ध्यान में है, लेकिन मनु ने विधवा विवाह को पूरी तरीके से मान्यता दी थी। बिल्कुल, एक कितनी बड़ी बात की, कितना बड़ा काम किया। आप इससे ले लीजिए कि कितना बड़ा काम उस समय रहा होगा, कितनी स्वतंत्रता रही होगी। तो मनुस्मृति हो चाहे वेद काल हो, दोनों में जो उन्होंने कहा है हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी ने, उसमें कहीं लेश मात्र भी कहीं कोई दाएं बाएं नहीं है, बिल्कुल ठीक कहा है। और बिल्कुल ठीक कहा है। मनु, मौलाना कासमी, मनु सती के ऊपर चुप है। मनु ने सती को भी कहीं सपोर्ट। दूसरी बात आप कह रहे हैं, दूसरी बात अखिलेश जी कह रहे हैं, और जो अखिलेश जी दूसरी बात कह रहे हैं, एक मिनट, दूसरी बात आप कह रहे हैं कि पर्दा प्रथा ये सब कुछ जो है, तो आज आप देख लीजिए जहां जहां मुस्लिम शासन था भारत में, जहां जहां मुस्लिम शासन था, पर्दा प्रथा आज भी अनवरत कम वेश वहां जारी है। और जहां मुस्लिम शासन नहीं था जिन क्षेत्रों में, वहां का आप तुलना वो जो कहना चाह रहे हैं आप मौलाना कासमी, आप समझ रहे हैं उस बात को? देखिए ये जो टर्की एक लिबरल सोसाइटी है। टर्की की मुसलमान महिलाएं पर्दा नहीं करती है, इंडिया की पाकिस्तान की करती हैं। इंडिया पाकिस्तान में भी कम करती हैं, इंडिया में क्यों करती हैं? इन्हें ये मालूम नहीं कि इस्लाम में, जब से इस्लाम आया, इस्लाम से पहले औरतों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, उनकी गर्दन काट दी जाती थी, उनको जिंदा ही कब्र में दफन कर दिया जाता था। इस्लाम ने औरतों की इज्जत बढ़ाई के बराबर है, और औरत को माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है। एक भी इंस्टांस नहीं है किसी औरत को काट के दफना दिया गया इतिहास में। मैंने बड़ा आपको जिंदा दरगोर का मतलब नहीं समझ रहे। जिंदा गौर और कफन उसको कब्र में डाल दिया के मार दिया जाता था। ये अरब की हालत थी इस्लाम के आने से। आपने नहीं पढ़ा होगा, आपको आपका उसके बाद सवाल ये है, भारत में जो दिखाई पड़ रहा है, सवाल ये है, भारत की बात करते हैं, भारत में जो दिखाई पड़ रहा है वो कैसे, जो विधवा है भारत में कैसे, विधवाओं को शादी करने से रोकने वाला क्या इस्लाम धर्म था? क्या सती प्रथा जो हमारे देश में चली, और वृंदावन जैसे केस कितने थे, तो जैसी हालत वो क्या वो इस्लाम ने की, क्या वो किसी मुस्लिम बादशाह ने की? औरतों को अपने शोहर के साथ जिंदा और बात है, मुस्लिम इसका जवाब दीजिए। ये सारी कमजोरियां ज्यादा मैनिफेस्ट हुई मुस्लिम काल में ही। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मुझे जरा एक बार एक सवाल प्रोफेसर जाफरी से पूछने दीजिए। एक और बात है जो आज भी लोग कहते हैं कि ये तो औरत का सौभाग्य है, आरएसएस की तरफ से एक और बात कही गई है, मैं जरा उसके तरफ दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। प्रोफेसर सचदेवा, एक मिनट सर, एक मिनट रुक जाइए आप लोग, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट चर्चा को आगे बढ़ाते, एक मिनट सुनिए तो सही आप, एक मिनट, ठीक है प्रोफेसर सचदेवा, एक मिनट मैं बता दूं दर्शकों को आगे क्या बात कही गई। जो आरएसएस की तरफ से तथ्य रखे गए हैं उसमें एक चीज का और हवाला दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि 10वीं शताब्दी तक महिलाओं की स्थिति अच्छी रही, लेकिन मोहम्मद गौरी के आने के बाद से महिलाओं की स्थिति खराब हुई, क्योंकि इस्लाम में महिला को जीव नहीं भोग्या माना जाता है। प्रोफेसर जाफरी, क्या इतिहास में इसका हवाला दिया गया है कहीं? देखिए ये बिल्कुल गलत है, ये भ्रामक चीज है। 5वीं शताब्दी में और 4वीं शताब्दी में हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं जहां पर सती प्रथा मौजूद है, और सती प्रथा जो है वो बहुत पहले से मौजूद है। देवदासी सिस्टम बहुत पहले से मौजूद है। और जब आज के दौर में अभी जो दया भाग की बात कर रहे थे और हिंदू कोड बिल की बात कर रहे थे, तो आज तो मुस्लिम शासन नहीं है, लेकिन मथुरा वृंदावन में जाके देख रही विधवाओं क्या हालत है। तो ये जो है किसकी जिम्मेदारी है? तो अब सवाल ये है कि मथुरा में, वृंदावन में, बनारस में जाकर विधवाओं की स्थिति देख लीजिए जो आज के दौर में है। आज तो कोई मुस्लिम शासनकाल नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी ये स्थिति क्यों है? फिर हम 21वीं सदी की जब बार बार बात करते हैं, ऐसे में आप 5 की पंचायत का जो हमारा अगला सवाल है उस पर एक नजर डालिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महिलाओं को हिंदू मुस्लिम में क्यों बांट रहा है संघ? विजय शंकर तिवारी जी, यहां भी कहीं कोई चाल तो नहीं आप लोगों की है? देखो हिडन एजेंडा है क्या इसके पीछे? अखिलेश जी,
हम जब भी कोई बात कहते हैं, हमारे अधिकारी जब भी कोई बात कहते हैं, तो उसमें से एजेंडा ढूंढ लिया जाता है। हमारा तो एक एजेंडा काम तो रहता ही है, नहीं, तभी ढूंढा जाता है ना। बिना एजेंडे के तो आप लोग बिल्कुल, काम नहीं करते बिल्कुल, हैं। नहीं, कोई भी काम नहीं करता है बिना एजेंडे के। काजमी साहब भी काम नहीं करते और बिल्कुल, सही। सचदेवा साहब भी काम नहीं करते। कोई भी बिना एजेंडे काम नहीं करता। सुबह शाम तक कोई काम नहीं करता है। हमारा एजेंडा केवल एक है कि इस देश में समृद्धि हो, संपन्नता हो, सुखी हो लोग। समृद्धि और संपन्नता का इससे क्या लेना देना है? इतिहास से जो तथ्य कैसे? खंगाल के नहीं, आपने नहीं, आते नहीं हैं। बता रहे हैं, लेकिन इतिहास में जो होता है वो अभी इन्होंने कहा मोहम्मद गोरी के समय से हुआ। तो इस देश में जो मुस्लिम राजा हुए, जो लूटने के लिए आए, भाई सोमनाथ का मंदिर लूटा गया नहीं लूटा गया, इतिहास कहता है कि नहीं कहता है? यहाँ के उसके कारण नहीं, कुछ और नहीं, मैं बता रहा हूँ, नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं कि इसी यहाँ पे टिप्पणी ले लूंगा, आपको नहीं है। मौलाना कासमी, क्या इसके पीछे आपको कोई हिडन एजेंडा नजर आता है? जी हाँ, इसके छोटे पीछे में बिल्कुल रखिएगा हिडन बात, हाँ। एजेंडा है। हाँ। और वो देश को हिंदू मुस्लिम में ये ताकतें बांटे रखना ठीक है। चाहती हैं। प्रोफेसर और सचदेवा, देखिए, इसके हाँ। बीच में इसकी वजह से इस देश में समय नहीं लड़ाई है, हाँ। हिंदू मुस्लिम की नहीं है, बल्कि अमीर और गरीब की है, ठीक है। दलितों की प्रोफेसर और सचदेवा, अलग इससे समाज का क्या कल्याण होने जा रहा है? जो बातें अब रखी जा रही हैं। करके हाँ। अगर इसको आरएसएस यूज करना चाहता है वोट्स की पोलराइजेशन के लिए, तो मैं उसको कंडेम करता हूं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा करना चाहते हैं, यद्यपि मेरा संघ से कुछ लेना देना भी नहीं है। लेकिन मैं ये बात बड़ा क्लियर करना चाहता हूं कि इंडियन वुमेन पिछले 500 सालों में धीरे धीरे एक शेल के अंदर चली गई हैं। अपने आप अपने चारों तरफ उन्होंने एक आवरण बना लिया है। एक प्रयास है उनको उस आवरण से बाहर लाने का, एक जेन्युइन प्रयास। चलिए, मेरे पास समय नहीं है, माफी से के साथ आपको सचदेवा जी मैं रोक रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि हम ऋग्वेद के आईने में क्यों झांक रहे हैं, वर्तमान में क्यों ना जिए? और अभी क्या महिलाओं की स्थिति है? महिलाओं की स्थिति अच्छी है क्या 21वीं सदी में? अभी भी कुछ उसी तरह के नारकीय हालात महिलाओं के लिए नजर आते हैं। उसको क्यों ना बेहतर करें और उसके लिए क्यों ना तमाम दल सोचें। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24।